नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। 2019 की आज 9 तारीख है और इन 9 दिन में देश ने 2019 के चुनाव का ट्रेलर देख लिया है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरव्यू देकर कहा कि राम मंदिर के मसले पर वो अदालत का इंतजार करेंगे और कल से देश की सबसे बड़ी अदालत की संविधान पीठ अयोध्या का मुकदमा सुनने जा रही है। और दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राफेल की जांच और किसान क्रांति को लेकर ताल ठोक रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सवर्णों को 10% आरक्षण का मामला इतनी तेजी से आया कि सारे मुद्दे छोटे पड़ गए। पिछले 2 दिन में हमने पक्ष विपक्ष में ये जानने की कोशिश की है कि 10% आरक्षण के दांव से मोदी को कितना फायदा होगा। और आज हम और बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं, वो ये कि क्या आर्थिक आरक्षण से जाति की राजनीति खत्म हो जाएगी। आरक्षण पर कल लोकसभा में और आज राज्यसभा में बहस हो रही है, जहां सत्ता पक्ष का दावा है कि इस फैसले से सबका साथ सबका विकास का लक्ष्य पूरा होगा। वहीं कई विरोधी दल इस पर शंका खड़ी कर रहे हैं। विरोधियों का दावा है कि दलित और पिछड़ी जातियों की तादाद के हिसाब से आरक्षण नहीं मिल रहा है। और आज एक दलित नेता ने तो सरकार पर आरोप लगा दिया कि वो जातियों का आरक्षण ही खत्म करना चाहती है। क्या यह संभव है? कहीं ऐसा तो नहीं कि 10% आरक्षण का दाव देश में जातियों की राजनीति को और सुलगा देगा? क्या 21वीं सदी में भी भारत की राजनीति जाति के हिसाब से ही चलेगी? मैं साफ तौर पे मानता हूं कि सवर्ण समुदाय को लुभाने के साथ साथ कहीं ना कहीं दलित, आदिवासी और ओबीसी के आरक्षण के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा हमला भी है। गुजरात के वडगाम से विधायक और दलित नेता जिग्नेश मेवाणी ने सवर्ण आरक्षण पर यह बयान देकर एक नई बहस छेड़ दी। जिग्नेश ने मोदी सरकार के 10% सवर्ण आरक्षण के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण खत्म करके केवल आर्थिक आधार रखने की शुरुआत है। जिग्नेश के इस हमले का समर्थन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया। केजरीवाल ने ट्वीट किया, मेरी कई लोगों से बात हुई, सब लोगों को लग रहा है कि भाजपा की यही चाल है, बेहद खतरनाक। माना यह भी जाता है कि आरएसएस आर्थिक आधार पर आरक्षण का समर्थन करता है। देश की आजादी के बाद से और फिर 1990 में मंडल आयोग के गठन के बाद से आरएसएस आरक्षण की आलोचना करता रहा है। 1980 में गुजरात सरकार के आरक्षण नीति का बीजेपी ने जमकर विरोध किया था। 2015 में बिहार चुनाव से पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण नीति की समीक्षा की बात कही थी। मैं समझता हूं कि एक समिति बने जो पूरे देश के हित में सोचे, इसमें समाज के प्रतिनिधि भी शामिल हो। यह समिति तय करे किस वर्ग को आरक्षण की जरूरत है और उस वर्ग को यह आरक्षण कब तक के लिए दिया जाना चाहिए। एक गैर राजनीतिक समिति को आयोग की तरह बनाया जाना चाहिए जो सिफारिशों को लागू करवाए। आरएसएस के कुछ नेता तो आरक्षण के खत्म करने की बात कहते आ रहे हैं। डॉक्टर आंबेडकर जी ने कहा है कि किसी भी राष्ट्र में हमेशा के लिए ऐसा आरक्षण का प्रावधान रहना ये अच्छा नहीं है। जल्द से जल्द इसकी आवश्यकता निरस्त होकर सबको समान अवसर देने का समय आना चाहिए। इसमें जो जिनको मिलना चाहिए वहां तक ये विषय जाना चाहिए। इसमें विचार करते हुए कई कमियां हैं तो कमियों को दूर करना चाहिए। आपको बता दें कि 1981 में आरएसएस के गुट अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने गैर राजनीतिक कमेटी बनाकर आरक्षण से उठ रही परेशानियों तथा पिछड़ी और जनजाति के उत्थान के लिए सकारात्मक कदम उठाने की मांग की थी, जिसका समर्थन बीजेपी ने किया था। हालांकि 1985 के बाद बीजेपी आरक्षण का समर्थन करती नजर आई। तो आपने पूरी खबर देख ली और समझ ली। और आज पक्ष विपक्ष में हमारा बहस का मुद्दा है कि क्या आर्थिक आरक्षण से होगा सबका साथ सबका विकास। और इस मुद्दे के पक्ष में बोलने के लिए हमारे साथ राजवीर शर्मा जी हैं और विपक्ष में है अशोक भारती। तो चलिए इनका जरा इंट्रोडक्शन आपको करा देते हैं। शुरुआत करती हूं मैं राजवीर शर्मा जी से, जो कि आरएसएस विचारक हैं। यहां पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही अशोक भारती जी, नैकडोर एक ऐसी संस्था है जो कि दलितों के लिए आवाज उठाती है, काम करती है, उनके चेयरमैन है ये। आपका भी स्वागत है सर। तो मैं आपको जरा बता दूं, अपनी बहस शुरू करने से पहले आप दोनों को ही मैं शुरुआत के सवाल पर 90 सेकेंड दूंगी अनइंटरप्टेड। आपका टाइमर शुरू हो जाएगा और बजर बजते ही आपको अपना जो बात आप बोल रहे होंगे उसको बोलना बंद करना होगा। ठीक है सर? तो सवाल आपने सुनी लिया कि क्या आर्थिक आरक्षण से सबका साथ सबका विकास होगा। वैसे मैं जानती हूं आप हाँ ही बोलेंगे राजवीर जी, लेकिन क्यों बता दीजिए। नहीं देखिए, अगर आप सच में इस
के पीछे की भावना को समझें तो भारत की ये बहुत लंबे समय से एक ज़रूरत थी कि सबका साथ और सबका विकास हो। और मुझे लगता है कि 2014 से राजनीतिक दल के नाते भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और जो इसके आइडियोलॉजिकल प्रवर्तक थे उनको मान करके सबका साथ सबका विकास की बात कही, जिसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट शुड रीच एवरीवन, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, सबके हित की बात हो, सबको साथ लेकर के चलें और समाज में जो तनाव बिखराव है वो तनाव और बिखराव कम हो। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो डिसीजन इस सरकार ने लिया है 10% का रिजर्वेशन सवर्णों को मिले, ये उसी और एक बहुत बड़ा कदम है, एक ऐतिहासिक कदम है। और इससे समाज में एकता आएगी, समाज में समरसता आएगी, समाज का भाईचारा बढ़ेगा, समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं और जातियां हैं उनमें आपस में और मेल जोल गहरा होगा। इसलिए एक बहुत ही अच्छा कदम है। दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि जो गरीब तबका है अगड़ों का भी, उसको भी अपना विकास करने का, उसको अपॉर्चुनिटी मिलने का, उसको अवसर मिले, उनके बच्चे भी आगे बढ़ें, ये मेरा ख्याल उनकी बहुत लंबी एक मांग रही है और इस मांग का जवाब मोदी सरकार ने दिया है। ठीक है, आपने बोला कि इसमें समरसता आएगी और सभी एक साथ एकजुट होंगे, लेकिन एक वर्ग ये भी है, ऐसा भी है जो ये कहता है कि पहले तो जनरल कैटेगरी दूसरी कैटेगरी से चिढ़ती थी, अब ऐसा करके आपने जनरल कैटेगरी में ही फूट डाल दी है। खैर, मैं जरा 90 सेकंड देना चाहूंगी अशोक भारती जी को। बताइए आप क्यों ये सबका साथ और सबका विकास नहीं कर पाएगा आर्थिक आरक्षण? देखिए, मैं पहली बात तो ये बताना चाहता हूं, सरकार ने जो कदम उठाया है इसका मोटिव केवल और केवल यह है कि सवर्ण का साथ और सवर्ण का विकास, क्योंकि ये जो आरक्षण है केवल सवर्णों के लिए है, गैर दलित के लिए है, गैर आदिवासी के लिए, गैर पिछड़ी जातियों के लिए है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि सरकार सबका साथ सबके विकास में इंटरेस्टेड थी तो आर्थिक आधार पर वो जातियों में बंटवारा क्यों कर रही है? उसने आर्थिक आधार पर हमें तो ये पता था कि जो दलित के बच्चों को मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप मिलती है वो 2.5 लाख पर मिलती है, लेकिन यहां तो 8 लाख की लिमिट हो गई। तो यानी कि सवर्ण तो 8 लाख पे गरीब है और जो दलित है वो 2.5 लाख पे गरीब है। ये कैसी सबका साथ सबका विकास है? और हमको ये भी समझना पड़ेगा कि देश की सरकार में, कारोबार में, व्यापार में और नौकरियों में, यहां तक कि जुडिशरी में जिनको 10% आरक्षण देने की बात की जा रही है वो बिना आरक्षण के 70%, 80%, 95% उस पर है। ये लोग 95%, 80% होने के बाद यदि सवर्ण गरीबों का विकास नहीं कर पाए तो इन्होंने दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ी जातियों का विकास कैसे किया होगा? और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि करने तो आए थे सबका साथ सबका विकास, मुझे लगता है वो तो चलानी आर्थिक कार्यक्रम तो उनके चले नहीं, अंततः वो अपनी सवर्ण जातियों के विकास पर आ गए हैं। तो हम जरा अपनी बहस की अब शुरुआत करते हैं। और राजवीर जी, जिग्नेश मेवाणी की आपने बात अभी सुनी, उन्होंने ट्वीट करके भी कहा और कहा कि बीजेपी का ये पैंतरा बड़ा खतरनाक है। अब एक बात बताइए, हम ये क्यों नहीं माने कि जिस तरह से आरएसएस के अभी तक के बयान आए हैं, आप 2015 से भी ले लें, मैं तो बहुत ज्यादा दूर भी नहीं जा रही हूं, 2015 से ही ले लीजिए। मोहन भागवत ने कहा था, मैं समझता हूं कि एक समिति बने जो पूरे देश के हित में सोचे, इसमें समाज के प्रतिनिधि भी शामिल हों, यह समिति तय करे किस वर्ग को आरक्षण की जरूरत है। तो ये उन्होंने तब बोला था। मनमोहन वैद्य की भी बात आपने सुनी। हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में SC/ST एक्ट को लेकर क्यों डाइल्यूशन हुआ, क्योंकि जो सरकारी वकील था वही ये बात मान रहे थे कि हाँ इससे तो मिसयूज बढ़े हैं। तो आप ये बताइए कि कैसे जातिगत आरक्षण खत्म नहीं होगा इससे? मुझे लगता है कि 2 इसके कारण मैं दे सकता हूं। एक तो ये कि जिग्नेश मेवाणी का तो काम ही ये रहा है कि वो समाज में एक प्रकार का असंतोष पैदा करता है, वो समाज को बांटने के लिए काम करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप देखें तो जो 49.5% का रिजर्वेशन है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। इसलिए जो दलित हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं या जो OBCs हैं, उनका कोटा तो ज्यों का त्यों है। सवाल यह है कि कुछ ऐसे लोग भी थे, जाटों ने आंदोलन किया, गुजरों ने आंदोलन किया, बहुत सारे
पटेलों वो ने लोग मांग नहीं कर रहे कि हमारा भी बढ़ाया जाए। नहीं, पटेलों ने 27% ही क्यों दिया? नहीं, क्योंकि मैं अभी कह तक रहा हूं आपकी कैप ही जो है 50% थी, इसीलिए नहीं, उनको 27% इसका मिला। तो वो लोग कहेंगे हमारी भी बढ़ाइए अगर आपको कैप ही बढ़ानी है। इसका जो समाधान है, कहीं ना कहीं एक बिगनिंग हुई है कि जो गरीबी है, अगर आप देखें तो मंडल कमीशन ने भी, जो कि दलितों के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ, इवन मंडल कमीशन ने यह कहा कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, दलितों के लिए नहीं, पिछड़ी जातियों के लिए नहीं, उन्होंने कहा जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको भी उनके रिजर्वेशन की बात होनी चाहिए। विरोध में और आप ही लोग मंडल तभी कमीशन उतरते के थे। बाद, मंडल कमीशन, मैं ये कह रहा हूं कि आर्थिक रूप से पिछड़े होने की जो बात है वो आज की नहीं है। आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन की बात मंडल कमीशन ने भी कही, 1990-91 में भी हुई, 2003 में हुई, 2004 में हुई, 2006 में हुई। माने यह है कि हिंदुस्तान में लगातार इस मामले पर चर्चाएं होती रहीं कि क्या जो लोग भले ही अगड़े हैं लेकिन बहुत गरीब हैं, जिनके बच्चों को पूरे अवसर नहीं मिल रहे हैं, क्या उनको सहायता जरूरत नहीं हम है? आगे आएंगे कि संविधान में उसके लिए क्या प्रोविजन है। लेकिन अशोक भारती जी, एक बात बताइए, जिग्नेश मेवाणी जैसे लोगों को क्यों डर लग रहा है? पीएम ने खुद आज बोल दिया है कि 49.5% रिजर्वेशन जो पहले जातिगत आधार पर दी गई है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ये तो बहुत स्पष्ट है ना, तो क्यों लग रहा है कि आप लोग का कुछ कोटा कम हो जाएगा? देखिए, मुझे लगता है जब लोगों में समझ की कमी होती है, देश के संविधान के प्रति समझ की कमी होती है, तो अलग अलग तरह की बात करते हैं। मेरी समझ ऐसी है कि इस देश में खासतौर से आर्टिकल 16(4), आर्टिकल 15, इन सब में बहुत क्लियरली कहा है कि जब तक अनुसूचित जाति, जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक तौर पर पिछड़े जो लोग हैं वो सामान्य सो कॉल्ड सामान्य वर्ग के बराबर नहीं आ जाते, तब तक ये रिप्रेजेंटेटिव जो आरक्षण है वो देश में जारी रहेगा। वो बात दूसरी कभी तो रिव्यू भी नहीं, होगा अगर- कि कितने आए हैं, क्या हमेशा उतना ही आप लोग परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन एंजॉय करते रहेंगे? देखिए, मुझे लगता है, मैं साक्षी जी बताना चाहता हूं कि अब जिस तरह से सवर्णों के लिए 10% आरक्षण हुआ है, मुझे तो नहीं लगता कि अब इसके मामले में कोई बात आगे होने वाली है, क्योंकि पहले आरक्षण का जो काला टीका सवर्ण हमारे माथे पे लगाते थे, आज वो खुशी से उस काले टीके को अपने माथे पे लगा रहे हैं। मैं तो बड़ा खुश हूं कि पहले हमको स्टिग्मेटाइज करते थे, आज वो स्टिग्मे का टीका खुद लगाने को तैयार है। एक समय था जब मेरिट की बात होती थी, यहाँ तक कि जब जुडिशियल अपॉइंटमेंट का भी जब बिल लेकर आ रहे थे, खैर उसको तो खैर खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन जब वो भी लेकर आए थे तब भी बड़ा मेरिट की बात कर रही थी यही सरकार 2014 में। लेकिन आज उसी सरकार को रिजर्वेशन का रास्ता लेना पड़ रहा है। साक्षी मतलब जी, मेरिट कुछ आधार पे है, कुछ आधार पर नहीं है। सवर्णों के लिए मेरिट की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही एससी और एसटीज को या फिर ओबीसीज को मिलता है रिजर्वेशन, वहां आप लोग मेरिट का जो है ना ये आवाज बुलंद करना शुरू हो जाएंगे। वैसे तो यह है कि जो रिजर्वेशन है वो कोई परमानेंट प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में था नहीं, इसको लगातार एक अमेंडमेंट के माध्यम से बढ़ाते रहे हैं। लेकिन जब ये एक ऐसा मुद्दा बन गया, आपने अभी आरएसएस की भी बात कही थी, मुझे लगता है कि भारती जी मेरे साथ एग्री करेंगे इस बात में कि कहीं ना कहीं एक लंबे अरसे के बाद किसी भी पॉलिसी का रिव्यू होना चाहिए। उसके क्या फायदे हैं, उसके कितने नुकसान हुए हैं, जो इवन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स में जो ब्राह्मण पैदा हो गए हैं उनको क्या फिर से रिजर्वेशन की आवश्यकता है, या जो गरीब लोग हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स में, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं जिनका रिव्यू करने की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का कोई खत्म करने की बात हो रही है या ओबीसीज को खत्म करने की बात हो रही है। जब आप ओबीसीज में क्रीमी लेयर ला सकते हैं तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स में क्या क्रीमी लेयर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, इसका रिव्यू, इसकी समीक्षा करने में कोई बुराई नहीं है। आप ये नतीजा निकाल सकते हैं, आप ये नतीजा निकाल सकते हैं कि नहीं साहब इसको ऐसे ही चलने दो, लेकिन रिव्यू तो होना चाहिए। हाँ। देखिए साक्षी जी, आरक्षण विरोधी हमेशा ये कहते हैं जैसे कि आरक्षण का रिव्यू नहीं होता है। मेरे पास आंकड़े हैं, भारत सरकार में पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, सोशल वेलफेयर पे कमेटी है, वो साल दर साल आरक्षण की व्याख्या करती रहती हैं, उस पर पुनर्विचार भी करती रहती हैं। तो ये जो कहना, ये सफेद झूठ जो अक्सर आरक्षण विरोधी कहते हैं कि आरक्षण का रिव्यू नहीं होता है, नहीं तो सरकार बार बार स्पेशल अभियान क्यों चलाती है अगर रिव्यू नहीं होता है कि वे दलितों की रिव्यू नहीं है, सुन लीजिए वो रिव्यू नहीं है। रिजर्वेशन
रिजर्वेशन सर, का मेरी बात अपोज सुन करने लीजिए। वाला क्यों कहते हैं, साक्षी जबकि जी। आप लोगों को जो है आरक्षण विरोधी मानते हैं, लेकिन आरक्षण आपको मिल भी रहा है इतने नहीं, सालों से, नहीं, तब भी दंश झेले वो लोग कि जी नहीं, आरक्षण बिल्कुल विरोधी है। बिल्कुल, वो तो दंश झेलना पड़ेगा, क्योंकि वो दे भी तो हमको रहे हैं। नहीं, वो कहते रहते हैं ना कि मेरिट वाले नहीं है, हम ये नहीं है, वो नहीं है, पर 10 ये तरह जो की शिकायत रिजर्वेशन रहती है, लेकिन मैं ये इस रिजर्वेशन को प्रोफेसर कंटिन्यू साहब, कराने जब से आपको मिल प्रोफेसर रहा है साहब, इतना, एक और वर्ग को ये अगर मिल रहा है तो उसको तो स्वागत करना चाहिए। मायावती तो स्वागत कर रही है, नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, दलित कि- चिंतक तो वो भी हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि क्योंकि रिजर्वेशन का जो पर्पस है हमारे संविधान के तहत, वो रिप्रेजेंटेशन का इशू है। जब जो सो कॉल्ड सवर्ण कम्युनिटीज हैं वो ओवर रिप्रेजेंटेड, देखिए सुप्रीम कोर्ट में 95% जो जजेस हैं वो सवर्ण कम्युनिटी से आते हैं, ठीक है, वहां पर एससी नहीं है, एसटी नहीं है, ओबीसी नहीं है। मार्जिनल फार्मर्स के मंत्री जो बच्चे हैं आप- कितने हैं? सुन लीजिए सर, नहीं आपके सर, मंत्री स्मॉल फार्मर्स नहीं, के नहीं, बच्चे मैं- कितने हैं? हाँ तो लाइए ना। गरीब लोगों के बच्चे साहब, मैं कितने कह रहा हैं हूं कि जुडिशरी आप- में? जी, मैं बात- जज आपसे सेवा में? RSS से और भारतीय जनता इसलिए- पार्टी से- मैं आपसे सरकार से कहना इसलिए चाहता हूं, जरूरी है, इसलिए प्रोफेसर जरूरी साहब, है। प्रोफेसर साहब, मैं ये आपसे आरएसएस से भारतीय जनता पार्टी सरकार से कहना चाहता हूं कि लाए ना, सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण लाएं, गरीब किसान, गरीब सवर्णों को भी दें आरक्षण, दलितों को भी आरक्षण दें। अब आप दूसरी पिछड़ी लाइन पे जाति आ को भी गए। तो अब ये आप आरक्षण- दूसरी लाइन पे आ गए। आप बताइए, जहां 95% सवर्ण वहां आरक्षण नहीं लागू नहीं, करेंगे। नहीं, इन्होंने पर पहले तो सवाल सवालों का उठाया था। नुकसान हो जाएगा सर। नहीं, नहीं, आपने ये जो सवाल ये कह उठाया रहे हैं, था वो अगर हो कि गया तो ओवर सवर्ण नुकसान हो रिप्रेजेंटेशन है, जाएगा। लेकिन ओवर रिप्रेजेंटेशन में मुझे नहीं मालूम है कि कितना। मैं कर्नाटक, मुझे तमिलनाडु के पास मेरे पास आंकड़े हैं, जहां पर एक आयोग ने यह बताया कि वहां पर अगड़े लोग हैं, उनका मेडिकल कॉलेज में 2.8% सिर्फ एडमिशन मिलता है। उनकी आबादी कितनी है वहां पर? आबादी अगर कम होगी तो 13% कैसे होगी? 13% है। केवल मेडिकल कॉलेज, नहीं, बाकी जगह का लेकिन क्या मेडिकल है? कॉलेज का मेरे ब्यूरोक्रेसी पास में क्या हालत उदाहरण है? है। वहां के जो लेकिन- सेक्रेटरीज हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ ऐसा है कि गरीब Basically, बच्चों को भी 13% इंस्टीट्यूशंस में आने का हक है कि नहीं? तो सर, नहीं, 13% उनको पढ़ने का हक है कि देना नहीं? चाहते नहीं, भारती जी मुझे बताइए। सिलेक्टिव आंकड़े नहीं बता, सर आप सिलेक्टिव आंकड़े नहीं बता सकते। मैं आपको सिलेक्टिव आंकड़े दिल्ली यूनिवर्सिटी में शेड्यूल कास्ट का क्या परसेंटेज है, जेएनयू में शेड्यूल कास्ट का क्या परसेंटेज है, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में शेड्यूल कास्ट का क्या परसेंटेज है, ओबीसी का क्या परसेंटेज है, पिछड़ी जाति का, ऐसे सिलेक्टिव आंकड़े नहीं दे सकते। मेरे पास सारे आंकड़े हैं सर, मैं तो आपको आंकड़े दिखा सकता हूं, अगर चाहे सारे आंकड़े दिखा सकता हूं आपको। ये तीनों मेरे रिपोर्ट ले पास लो। एससी एसटी ये ओबीसी तीनों रिपोर्ट ले लो। नॉन एससी एसटी ओबीसी के पूरे आंकड़े 2008-9 से 2016-17 तक के हैं। क्या आंकड़े हैं? मैं आपको उनके बता लिए देता हूं। रिजर्वेशन ग्रुप है ए ना? सर्विसेज के लिए है, इनका है कि एससीज जो है वो 2016 से 17 के बीच में ग्रुप ए में 13.31% बताइए मेरे को, 70 साल में 15% रिजर्वेशन नहीं दे सका, ग्रुप बी क्योंकि में ब्यूरोक्रेसी, 16% है। सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, मंत्री, प्रधानमंत्री सवर्ण मुझे जातियों लगता से है- रहे हैं, इसलिए नहीं दे पाए। मुझे लगता है कि ये जो आंकड़े हैं जो आप दे रहे हैं, इन आंकड़ों में कोई रिजर्वेशन तो बाधा नहीं है ना? उनके लिए सर, मैं ये रिजर्वेशन कह रहा बाधा हूं नहीं है क्या? कि रिजर्वेशन अरे अगर बाधा नहीं रिजर्वेशन तो के ये बाद पूरा भी वो क्यों नहीं नहीं आ हो रहे, रहा? आप सर, हमारा बताइए कि अगर सवाल ये रिजर्वेशन है, के बाद भी हम वो नहीं आ सरकार रहे की हैं, नीयत तो पे क्या भी- किया जाना आप चाहिए? तो रिव्यू की बात अगर कर रहे हैं। रिजर्वेशन के आप कह रहे हैं बावजूद- रिव्यू करवाइए। नहीं, क्योंकि जो मैं गरीब कह रहा हूं है, हर साल रिव्यू होता है, शेड्यूल तभी कास्ट तो का ये गरीब आंकड़े बनते है, हैं। भाई साहब जो मैं शेड्यूल कह रहा कास्ट का हूं, गरीब जो है, उसको रिव्यू तो होता है आने तभी नहीं तो दे ये रहे। आंकड़े हैं साहब। शेड्यूल कास्ट का आप जो मेरे को ये गरीब बताइए है, ना, वो जरूर जिन आएंगे। सवर्णों की आबादी शेड्यूल 15% कास्ट का- है, नहीं, वो नहीं, सरकार में शेड्यूल- 70% कैसे है? भाई साहब, शेड्यूल उनके कास्ट का सचिव जो गरीब है, 70% उसको आने कैसे दीजिए हैं? आगे। जुडिशरी में जो आरक्षण नहीं शेड्यूल है, कास्ट का वहां जो सवर्ण गरीब है, 95% उसको आने सवर्ण कैसे दीजिए। पहुंचते हैं? उसको हाई आने कोर्ट दो। में सवर्ण जज 95-75% ऐसा है कैसे कि पहुंचते केवल हैं? rhetoric- नियम में पूछिए। केवल rhetoric- आप rhetoric केवल ये rhetoric facts से हैं। बात नहीं बनती ये है। fact है। काम करने से सर, बात मैं तो- बनती है। सर, आप अगर बताइए, मान मेरे पास लीजिए, fact हैं। अगर अच्छा, मेरे रिजर्वेशन पास के आंकड़े बाद- हैं। एक बात बताइए। साक्षी जी, प्रोफेसर साहब, उनसे आपके ये पास पूछिए आंकड़े कि अगर नहीं हैं। रिजर्वेशन मेरे के बाद पास भी आंकड़े वो हैं। नहीं आए तो क्या आपके पास करें? आंकड़े नहीं क्या हैं। करें? तो आपके वो तो पास दोनों के लिए आंकड़े लागू नहीं है, आंकड़े बिल्कुल नहीं बात हैं। नहीं, राजवीर जी की बात बिल्कुल सही है, लेकिन फिर वो आपके ऊपर खुद पे भी लागू होती है। जब आपने कहा कि 13% वहां पर पॉपुलेशन है और सिर्फ 2.5% रिप्रेजेंटेशन है अगड़ी जातियों का, तो वो क्यों नहीं हो पा रहे? वो भी इसलिए तो नहीं हो सेम पा रहा, सेम उनका जवाब कोई है। रिजर्वेशन तो है ही ये- नहीं। अरे, तो मतलब उनका कि कोई सारे के सारे रिजर्वेशन है ही काबिल हैं, नहीं। तो सारे के सारे उनको काबिल मिल हैं। ही नहीं रहा। सारे और के मैं सारे इनसे एक योग्य बात हैं। और पूछता जहां हूं। 70% नहीं, योग्यता की बात मैं बात तो आपसे एक आएगी, बात जरूरी पूछता थोड़ी ना है कि अगर एससी मैं और एक एसटी बात है तो उसकी पूछता हूं योग्यता कहीं पे भी नहीं कि आएगी, आप भले ही गरीब कट ऑफ कम शेड्यूल होती कास्ट है। को आगे क्यों नहीं आने देना ठीक चाहते? है। वो तो आ रहे आप हैं गरीब सर। जो आप सर्वे करवाइए ना SC सर, मैं को कह रहा आगे हूं। क्यों नहीं देना मैं चाहते? बता रहा हूं सर आप सिर्फ कि आप सिर्फ ठीक है तीन सर, नंबर को एक क्यों सेकंड, बनाना आप लोग चाहते जो हो? बोल रहे हैं जरा उसी से जुड़ा एक मैं मुद्दा बता देती हूँ, मुद्दे पे ही फिर हम लोग आगे बहस करते हैं कि 10% सवर्ण आरक्षण का आखिर फायदा कौन लेकर जाने वाला है, किसको इसका फायदा सबसे ज्यादा होगा, इसके पक्ष विपक्ष में जरा बताइए राजवीर जी। देखिए, जहाँ तक 10% रिजर्वेशन की बात है,
इसमें बेसिकली अगर आप जो बहुत सारे लोग कोट करते हैं कि इंद्रासानी केस में कोर्ट ने 50% की या 49.5% की एक लिमिट लगाई। मुझे लगता है कि उन्होंने इंद्रासानी का जो जजमेंट है उसको पूरा पढ़ा नहीं है। इंद्रासानी जजमेंट में कोर्ट ने जहां पर ये लिमिट लगाई थी 49.5% की, वहां पर उन्होंने ये भी कहा था कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में बैकवर्डनेस की कोई परिभाषा नहीं है। और फिर उन्होंने उसको थोड़ा एग्जाम्पल देकर के ये कहा कि बैकवर्डनेस हमारी नज़र में वो लोग हैं जिनके जो इंडिकेटर्स हैं बैकवर्डनेस के, वो उन्होंने 3-4 गिनाए थे जो मैं आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ। एक उन्होंने कहा ऑक्यूपेशन बैकवर्डनेस का एक कारण है, एजुकेशन एक इंडिकेटर है, और ऐसे ही उन्होंने कहा पॉवर्टी भी एक इंडिकेटर है। तो इसलिए बैकवर्ड जो है, पॉवर्टी नहीं है, नहीं है उसमें इंद्रासानी केस में, मैं पर दिखा सकता हूँ। प्रोफेसर साहब मैं आपको बताना, पॉवर्टी एलिवेशन की बात गरीबी नहीं, हटाओ योजना नहीं है ना। पावर साक्षी जी एक बात आप सुनिए, बताइए, अनटचेबिलिटी प्रोफेसर साहब जो बोल रहे हैं वो तथ्यों से परे बोल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मंडल आयोग का जो केस सुप्रीम कोर्ट में था, मंडल आयोग में आवाज एक सेकंड, मैं ये मानती हूँ, एक सेकंड, राजवीर जी, पॉवर्टी एलिवेशन तब हो सकता है अगर सोशल बैकवर्डनेस की वजह से पॉवर्टी एलिवेशन। गरीब है वो पॉवर्टी है, नहीं आप जो सही कह रहे आर्थिक हैं, रूप से गरीब है वो पॉवर्टी है। इट हैज टू बी इंक्लूडेड अगेन, इट हैज टू बी इंक्लूडेड विद सोशल बैकवर्डनेस। सर पुअर कौन है? पुअर पॉवर्टी पुअर से जुड़ी है कि नहीं? कमीशन के बारे में मुझे बताओ कि पुअर से पॉवर्टी जुड़ी है? बता देता हूं। अगर गरीबों को ही किसी भी तरह के गरीबों को इसमें फायदा मिलना चाहिए था, तो अभी तक क्यों सुप्रीम कोर्ट फिर इसको स्ट्राइक डाउन करता आ रहा है, जो भी इसमें जो है केस लेकर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में? इसलिए करता आ रहा है क्योंकि उसने 49.5% की, थोड़ा सा मेरे को मौका दे दिए। मैं एक तो ये बताना चाहता हूं कि मंडल आयोग ने जो जातियों का सिलेक्शन किया वो 13 क्राइटेरियाज थे, जिसमें जमीन थी, प्रॉपर्टी थी, गरीबी थी, पानी की उपलब्धता थी, उसकी जाति थी, शिक्षा थी, तमाम 13 क्राइटेरियाज थे। और सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट को पता था वो क्राइटेरियाज थे। मैं कहता हूं आप वो 13 क्राइटेरिया लगा के अपर कास्ट के गरीबों को आरक्षण दे दीजिए, लेकिन आपकी सरकार ने तो कोई क्राइटेरिया बनाया नहीं। आपने तो 8 लाख का क्राइटेरिया बनाया। 8 लाख में इस देश के 95% लोग आप भाभी ये नहीं बता रहे कि जो ओबीसी हैं उनका भी लिमिट 8 लाख है। जो ओबीसी सरकार के आंकड़ों को झूठा कैसे आपकी सरकार आपके आंकड़े कैसे बोल सकते हैं? तो क्या आप ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं? नहीं, हम नहीं चाहते। नहीं चाहते तो उनका भी 8 लाख है। सर हम तो ये कह रहे हैं उनका भी 8 लाख है। 6 लाख है उनका, 8 लाख है। 6 लाख है। 6 लाख नहीं है सर। बोल रहे हैं। 6 नोटिफिकेशन नहीं हुआ सर। नोटिफिकेशन नहीं आप गलत बोल रहे हैं। राजवीर जी, मेरा जो सवाल था कि 10% सवर्ण आरक्षण का सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, जरा एक बात बताइए, एक सेकंड। 50% का जो एक हमारे पास विंडो था, ठीक है, उसमें से आप 10% दे रहे हैं। जो कोई शख्स अगर 10% के इस विंडो में अप्लाई करेगा और मान लीजिए उसके पास ऑप्शन है अपनी जो भी मार्क्स आने के बाद, जो भी सब चीजों के बाद उसको लगता है कि 40% में वो जा सकता है, क्या वो जा पाएगा? जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कैसे जाएगा? जैसे हम पुराने हमारे पास जितने केसेस हैं, नहीं जाते सर, जैसे शेड्यूल कास्ट में जाता है, नहीं जाते ऐसे वहां भी जाएगा। आपको जिसमें अप्लाई करना होता है, जिसमें आपने अप्लाई किया उसी में आपको आगे मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी शेड्यूल कास्ट जैसे एप्लीकेशन खारिज किए। शेड्यूल कास्ट में आज भी दोनों में जा सकता है, शेड्यूल कास्ट में भी जा सकता है, चला गया पहली बार, फिर वो बदल नहीं सकता सर। इसलिए वहां भी जा सकता है। जो मेरी समझ है, फिर वो जनरल कैटेगरी में जाना चाहता है तो नहीं जा सकता। जो मेरी समझ है, क्योंकि बताती हूं, क्योंकि अगर उसने एससी कैटेगरी में अगर अप्लाई किया था, उसकी वजह से उसको एज बेनिफिट्स, उसको कई तरह के बेनिफिट्स दिए जाते हैं जो कि जनरल कैटेगरी में नहीं होते, तो वो एकदम से स्विच नहीं कर सकता। इस तरह की रूलिंग पहले कोर्ट दे चुका है। इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि आपने 85% लोगों के लिए कंपटीशन कर दिया 10% का, और आपने बाकी 40% के लिए कंपटीशन 15% लोगों के लिए छोड़ा। यानी अमीर सवर्णों के लिए फायदा छोड़ा है सर आपने, इसलिए लागू नहीं होता है। अमीर सवर्णों को फायदा दिया है, गरीबों को नहीं दिया आपने। भले ही उसने अप्लाई किया होगा,
लेकिन अगर वो जनरल कैटेगरी में मेरिट के बेसिस पे कंपटीशन में आता है तो मुझे लगता नहीं है कि उसको रोका नहीं जाएगा। सर, अभी भी मैं देखिए आपसे एक सवाल कंफ्यूजन है पूछ आपको लेता इस चीज की, हूं। मैं क्योंकि अभी प्रोफेसर साहब से तक एक जो सवाल एससी पूछना और चाहता जनरल कैटेगरी के बीच में देखा जाता है तो स्विच ओवर नहीं होता है, और इसमें अगर 85% लोग 10% के लिए कंपीट करेंगे तो आप सोचिए वो जो 85% इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनको ज्यादा कट ऑफ लानी होगी, उन लोगों के लिए मापदंड और ज्यादा बड़े हो जाएंगे। अमीर सवर्णों का फायदा हो सकता है इसमें, जितना अभी तक की जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक। सर समय नहीं है क्योंकि पक्ष विपक्ष में, लेकिन आप लोगों ने अपने अपने आंकड़े खूब रखे, अपने अपने तर्क खूब रखे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप कहीं छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौट रहे हैं। देखते रहिए News 24।